बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के मुतालिक मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर जो हैं वो बाइनरी सिस्टम को यूज़ करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ 0 और 1 नंबर होते हैं, तो हम जो डेसिमल सिस्टम में अपना डाटा फीड करते हैं या कोई वैल्यू देते हैं तो वो पहले सिस्टम जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको यूज़ करता है और फिर वापस डेसिमल में ला के फिर उसकी आउटपुट आपको देता है। तो उसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था कि किस तरह से डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में और बाइनरी को उसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप एरर एनालिसिस करेंगे तो इसका जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो ये करते हैं कि आपके नंबर्स को ऑक्टल सिस्टम में या हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से बाइनरी में करते हैं, तो वो उसके मुतालिक भी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। अब ये है कि कंप्यूटर में 3 नंबर सिस्टम जो हैं वो चलते हैं। हाँ, उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह से हम नॉर्मली कैलकुलस में करते हैं तो क्योंकि वो एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, फिर हम राइटिंग हाथ से कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है इतना बड़ा मसला नहीं होता। कहीं अगर ज़रूरत नहीं है तो हम डेसिमल भी नहीं डालते, कहीं ज़रूरत है तो हम डेसिमल की ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद कुछ डिजिट होते हैं तो तब हम डेसिमल डालते हैं, अदरवाइज़ हम उसको नॉर्मली लिखते हुए इतना केयरफुल नहीं होते। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरह से आप उसको फीड करते हो वो खुद इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इंटीजर और डेसिमल में डिफ्रेंशिएट कर सके, या कोई नंबर हैं उनके आपस में डिफ्रेंशिएशन उसको नहीं, जैसे आप उसे फीड करोगे वही चीज़ें वो लेके चलेगा और इसी तरीके से आपको रिजल्ट देगा और फिर वो रिजल्ट बाज़ दफ़ा गलत भी हो सकते हैं। सो इसलिए इसमें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आपके पास क्या है, 3 नंबर सिस्टम्स हैं। उसमें क्या है, बिसाइड्स द वेरियस बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स डेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल, देर आर आल्सो 3 डिस्टिंक्ट नंबर सिस्टम्स। ठीक है कि ये तो आपकी बेसिस की बात हो गई थी कि हमने आपको बताया कि डेसिमल है, बाइनरी या ऑक्टल है, या बाज़ दफ़ा हेक्साडेसिमल भी है। यहाँ पे 3 नंबर सिस्टम्स हैं दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटिंग मशीन्स। एक तो इंटीजर हैं। इंटीजर कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, और उनके साथ डेसिमल नहीं आता। सो आपके पास जो है जब इंटीजर आएगी तो कंप्यूटर में जब फीड करेंगे तो उसके साथ डेसिमल कतई नहीं लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो वो फिर इंटीजर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे डेसिमल हैं। दूसरे क्या है, फिक्स पॉइंट नंबर्स हैं। इंटीजर तो आपके पास हो गए डेसिमल के बगैर, उसके अलावा फिक्स पॉइंट नंबर्स हैं। और फिक्स नंबर में क्या है, जैसे 367.143। अब देखें, हम जब कैलकुलस वगैरह या जहाँ पे कंप्यूटेशन अपने हाथ से कुछ कर रहे होते हैं तो जहाँ डेसिमल ज़रूरत होता है वहाँ लगाते हैं। अगर डेसिमल ज़रूरत ना हो तो हम इसको, अगर यहाँ पे ये ना होता तो हम इसको 367 ही लिखते, जो कि इंटीजर बन जाता। फिर ये आपके पास नंबर रियल नंबर नहीं रहता। रियल नंबर तब होता है जब आपके पास वो उसके साथ डेसिमल की बात भी हो। सो ये 367.1432 है। 5876 ये इतना बड़ा नंबर है जो कि आपका फिक्स पॉइंट नंबर है। इसी तरह से माइनस के साथ भी चल जाता है। ये है 35924 5.678 ये है। फिर इसके अलावा 0.00 ये भी आपका नंबर जो है ये आपका फिक्स पॉइंट नंबर इस कहलाता है, जहाँ पे आपके पास डेसिमल इन्वॉल्व हो जाता है। इन नंबर्स में आपके पास जहाँ डेसिमल इन्वॉल्व होते हैं वो आपके फिक्स पॉइंट नंबर होते हैं। और आप देखिए एक और चीज़ के, इसमें डेसिमल के लेफ़्ट और राइट साइड पे कोई लिमिट नहीं है, कोई उसको हमने केयर नहीं की। जो भी नंबर है हमने एज इट इज़ लिख दिया, साइन के साथ भी लिखा और साइन के बगैर भी इसको लिखा। यहाँ साइन ना होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव है, तो ये आपके फिक्स पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं। तीसरा जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो क्या होता है, वो हम कंप्यूटर्स में उनको यूज़ करते हैं या इंटीजर्स को यूज़ करते हैं, या फिक्स पॉइंट नंबर होते हैं तो उसको भी कंप्यूटर जो है फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम क्या है, विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपका फिक्स पॉइंट नंबर जो है वो मैंने आपको बताया कि वो भी कंप्यूटर को अगर आप फीड करते हो तो वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करता है और फिर उसको यूज़ करता है।
दिस नंबर सिस्टम डिफर्स इन सिग्निफिकेंट वेज फ्रॉम द फिक्स पॉइंट नंबर। ठीक है, फिक्स पॉइंट नंबर का मैंने आपको बताया कि उसके लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी जितने नंबर भी आप चाहते हो उसको लिख सकते हो, लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी सारा फ़र्क है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फिक्स पॉइंट नंबर में। इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? द कंप्यूटर वर्ड लेंथ इंक्लूड्स बोथ द मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, कि कंप्यूटर में जो हम कोई भी नंबर फीड करते हैं तो उसमें एक मैंटिसा होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मैंटिसा ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज लेस देन इन दैट ऑफ फिक्स पॉइंट। ठीक है, आपने फिक्स पॉइंट पे देखा था कोई लिमिट नहीं थी, हमने बड़े बड़े नंबर लिख दिए, हमने जिस तरह भी फीड करना है वो कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब फ्लोटिंग पॉइंट में आता है तो फिर ये इसमें इतने ज़्यादा नंबर नहीं होते। तो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक क्या है? नंबर्स दे आर नॉर्मली स्टोर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटीज। द कंप्यूटर हैज अ नंबर ऑफ वैल्यूज इट चूजेस फ्रॉम द स्टोर एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द रियल नंबर्स। ठीक है, when printed as a number with a decimal point it is either a fixed point or a floating point। ठीक है, जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो या तो वो फिक्स पॉइंट में होते हैं या आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। तो उसमें क्या है, इन कंट्रास्ट टू इंटीजर्स, जब भी आपके पास डेटा आता है तो या तो वो फिक्स पॉइंट में होता है कि उसमें डेसिमल इन्वॉल्व होता है, या फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दे हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, हमने कहा ना कि हमारे फिक्स पॉइंट से काफ़ी डिफरेंट है। फिक्स पॉइंट मैंने आपको अभी दिखाए थे कि वो नंबर्स थे, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है कि दिस हैज़ 3 पार्ट्स। एक तो क्या है कि साइन है, प्लस है या माइनस है, विच रिक्वायर्स 1 बिट। ठीक है, जब आपके पास बाइट और बिट होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर तो ये एक स्पेस लेता है। जो साइन है ये आइदर प्लस है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा। और फिर दूसरा क्या है, एक तो साइन है जो कि 1 बिट चाहिए होता है, एक फ्रिक्शन पार्ट है जो कि ऑफन कॉल्ड मैंटिसा बट बेटर कैरेक्टराइज्ड बाय द नेम सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट, इसको सिग्निफिकेंट भी कहते हैं, इसको मैंटिसा भी कहते हैं। ये आपका उसमें फ्रिक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, और थर्ड जो है वो उसका एक्सपोनेंट पार्ट होता है। मैं अभी आपको नंबर्स दिखाऊंगी तो मैं आपको फिर डिफरेंशिएट करूंगी कि फिक्स पॉइंट और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है। एक्सपोनेंट पार्ट है विच इज़ ऑफन कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, द 3 पार्ट्स ऑफ द नंबर हैव अ फिक्स्ड टोटल लेंथ। अब ये नहीं है कि आप जितना मर्जी लंबा चौड़ा कर लें, लेकिन उसकी फिक्स लेंथ होती है। उसमें हम सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन और कंबाइन जो है वो उसमें जो है वो दोनों का जो है वो आपको कुछ आइडिया देंगे कि वो क्या होता है। सो दे हैव द फिक्स टोटल लेंथ दैट इज ऑफन 32 to 64 बिट। ठीक है, कि आपकी स्पेसिस जो हैं आपके पास स्टोरेज जो है, स्टोरेज में 32 या 64 बिट्स होती हैं जो कि आप इसकी लेंथ को फिक्स करते हैं। ठीक है, सम टाइम इवन मोर, इससे भी ज़्यादा। मैंने आपको डबल प्रिसिशन की बात की तो उसकी केस में हो जाता है। सो द फ्रिक्शन पार्ट यूजेस मोस्ट ऑफ दीज बिट्स के आपका जो फ्रिक्शन पार्ट है, हमने कहा साइन है 1 बिट चाहिए, फ्रिक्शन पार्ट है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि फ्रिक्शनल पार्ट जो है इन बिट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन पार्ट में जाती हैं कि नंबर कितना आपने लिखना है, कितना बड़ा लेना है, एंड दैट नंबर डिटर्मिन्स द प्रिसिशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। के डबल प्रिसिशन है, सिंगल प्रिसिशन है, ये किस तरह से है उसको डिटर्मिन करता है। द एक्सपोनेंट पार्ट यूजेस 7 to as many as 11 बिट्स। ठीक है, जो एक्सपोनेंट पार्ट है उससे वो 7 से लेके 11 तक बिट्स जो है वो प्लेसेस जो है उसमें मेमोरी में यूज़ करता है। एंड दिस नंबर डिटर्मिन्स द रेंज ऑफ द वैल्यू, कि कितनी रेंज है उस वैल्यू की, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। द जनरल फॉर्म ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज प्लस या माइनस जो भी है, 1 बिट यहाँ उसको चाहिए, डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ डेसिमल पॉइंट है। अब हमने जो किया था फिक्स पॉइंट में तो हमने लिखा था जिस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करते हैं तो कोई भी नंबर जो है 356.423933
A2 कोई भी आप चलते जाएं तो ये आपका फिक्स पॉइंट था। लेकिन अब क्या है, जब आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखेंगे तो पहला तो बिट आपके पास है साइन का, ठीक है, एक प्लेस पे साइन आएगा प्लस या माइनस है, और दूसरा बिट जो होगा वो दैट विल बी द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट होगा। और फिर उसके बाद जो है वो नंबर्स जो हैं वो आपके पास आते हैं A1, A2, A3, जितने भी आपके नंबर हैं, जो हमने कहा कि ये आपका जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शनल पार्ट है, ये आपका फ्रिक्शनल पार्ट है, ये सारे का सारा आपका फ्रिक्शनल पार्ट है जो A1 से लेके AP तक जा रहा है। इसमें कितने सारे बिट्स हैं, ये अब हमने कहा कि ये 32 से 64 बिट के में से ज़्यादातर इसमें हैं, जो कि 7 से 11 जो आपका जितने बिट आप चाहिए होंगे, यहाँ से आप एक्सपोनेंट पार्ट से और +1 करके वो अब माइनस करेंगे तो आपके पास फ्रिक्शनल पार्ट के बिट्स होंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि ये आपके पास जो भी बेस है उसकी पावर कितना नंबर है। अब जिस तरह मैंने यहाँ लिखा था 352 पॉइंट समथिंग, तो 352 जो था अगर मैं 0.3 लिखती हूँ तो वो 10⁻³ के साथ, तो ये 10⁻³ यहाँ पे आपके पास आ जाता है, और 0.352 जो है वो यहाँ पे उस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक नंबर यहाँ लिख भी देती हूँ, लेट अस से 352.78932, अगर ये नंबर है तो इसको जब मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं इसको प्लस या माइनस जो भी होगा इसके साथ 0.3527893 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कितना है 3, तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेस है, जो भी बेस होगी नंबर की, और ये जिस उस तरह से नंबर जैसे बाइनरी में आप हैं तो बेस आपकी है कि नंबर कितना है, या आपके पास जो है डेसिमल में है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये जनरल फॉर्म है, और उसमें ऑब्वियसली आप देखिए कि हमने ये किया तो इसका पहला जो ये वाला नंबर है दिस शुड नॉट बी 0, अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली हम डेसिमल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 0.5 लिख लेंगे, और ये अगर 0 अगर फर्ज करें यहाँ पे ये चीज़ जो है 0 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम इसको 0.5 से करेंगे, जिस तरह से कोई नंबर भी है। हम अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे। सो A1 should not be equal to 0 and AIs are digits or bits with values from 0 to B-1। ऑब्वियसली बेस है आपकी, बेस अगर 10 है तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर बेस 2 है तो 0 और 1 होगा, बेस 8 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होगा। तो सो B-1 तक के आपके पास जो हैं ये सारे एज जो हैं इनकी वैल्यू इतनी होंगी जैसे हमने अभी किया भी है। सो B इज द नंबर बेस, ठीक है, यूजुअली 2, 16 या 10 है, डेसिमल में होता है, या 8 होगा। P जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स आप देखिए कि आपके पास जो है वो P ये है, ठीक है, और E इसकी पावर है। सो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो P आएगा वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स है, कि आपके पास कितने बिट्स हैं, कितने नंबर आप उसमें फीड कर रहे हो। सो P दैट शुड बी दैट नंबर, ये डिजिट्स हैं आपकी, दैट इज द प्रिसिशन, ठीक है, कि कितना आप रिजल्ट आपको एक्यूरेट कितने डिजिट्स तक आपको चाहिए वो आप वहां पे लिखोगे। E इज एन इंटीजर एक्सपोनेंट, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम, इसकी भी कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर फाइनाइट नंबर्स को डील करता है, इनफिनिट नंबर्स को डील नहीं करता, सो हमारे पास एक लिमिट है जिसको हम E मिनिमम और E मैक्सिमम कहते हैं, कि ये रेंज जो है वो आपकी, मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज थी, अभी तो कंप्यूटर्स में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन एक जनरल जो है आइडिया के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं जो मैंने एक बुक से कोट की हैं वो मैं आपको बताऊंगी। द रेंजिंग फ्रॉम E मिनिमम टू E मैक्सिमम, और विद द वैल्यू गोइंग फ्रॉम नेगेटिव E मिनिमम टू पॉजिटिव E मैक्सिमम, ठीक है, कि आपकी एक लिमिट है कि आप कितनी पावर ले सकते हो, माइनस से लेके और प्लस तक। तो हमारे पास जो है E मिनिमम और E मैक्सिमम जो है, E मिनिमम है कि नेगेटिव है, कि अगर आपके पास नेगेटिव कब आएगा, जब आपके पास 0.0000 इस तरह से नंबर आते हैं, और यहाँ पे आपका पहला जो नॉन ज़ीरो जो कोई नंबर यहाँ पे अगर 352 है तो ये आपके पास क्या है कि आपके पास 10⁻
ये जितने भी डिजिट होंगे रेज़ टू द पावर माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये आपका वेरी स्मॉल नंबर है। इसी तरह से अगर आपके पास 3, 5, 2, 6, 7 और बहुत सारे नंबर के बाद डेसिमल है तो आपके पास पॉजिटिव नंबर होगा। सो आपके पास जो है ये रेंज आप कितनी लिख सकते हो उसकी एक लिमिट है कि आपके पास नेगेटिव ई मिनिमम से लेके पॉजिटिव ई मैक्सिमम तक की रेंज में आप नंबर्स को ले सकते हो। सो अगर आपको चेंज करना है ये नंबर्स तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि आप उसकी प्रिसिशन चेंज करोगे, डबल प्रिसिशन में लिखोगे और सिंगल से हट जाओगे। सो द सिग्निफिकेंट बिट या डिजिट्स दे कॉन्स्टिट्यूट द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। ठीक है कि सिग्निफिकेंट कितना आपको नंबर्स चाहिए, कितने जो है वो आपका रिजल्ट जो है उसकी एरर को मिनिमम रख के आप कितने नंबर लिख सकते हो। सो दिस विल बी द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस numbers are normalized, that is the fraction digits are shifted and exponent adjusted so that a1 is non-zero। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि जो पहला आपका a1 होगा that should be non-zero। तो इसके हवाले से जो हम चेंज करेंगे कि हम अगर 352 को चेंज करते हैं डेसिमल है तो 3.352 10 पावर 2 करें, 10 पावर 3 करें तो फिर हमारा कि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सो 27.39 जो है इसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो ये क्या होगा प्लस 0.2739 10 पावर 2। तो ये आपका 27.39 जो है ये नॉर्मलाइज होके इस तरह से लिखा जाएगा। सो हम कहते हैं कि हम इस तरह से इसको करते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो जाए। तो इसमें जो है a1 है वो आपका 2 है। इसी तरह से आपके पास एक नंबर है -0.00124। इसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो नेगेटिव साइन तो मौजूद रहेगा, लेकिन क्या है ये डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास a1 जो है नॉन जीरो होना चाहिए। सो हम इसको लिखेंगे 124 और 10 पावर -2, क्योंकि हमने ये 0 2 हटा दिए और ये वैल्यू अगर आप -2 के साथ आप करें 10 पावर -2 तो ये एग्जैक्टली वही नंबर है, लेकिन हमने इसको नॉर्मलाइज करके इस तरीके से लिखा है। इसी तरह से एक नंबर है ये नंबर है 37,000 को जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो हम इसको 0.37 10 और 00 10 पावर 5। ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5 हैं। सो 37,000 है जो कि 37 जब नॉर्मलाइज होगा तो 10 पावर 5 के साथ 0.3700 होगा। ठीक है, तो मोस्ट कंप्यूटर परमिट 2 और इवन 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है कि आपके 2 या 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। सिंगल प्रिसिशन जो मैं अभी बात कर रही थी कि या तो आप सिंगल प्रिसिशन में छोटा नंबर होगा आपके पास, लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं तो आप उसके लिए डबल प्रिसिशन करते हैं। और जब सिंगल प्रिसिशन होती है तो एक्सपोनेंट जो है वो अगर बेस आपका 10 है तो आप उसको लेटर ई को एक्सपोनेंट के तौर पे यहाँ पे ई यूज करते हैं, और अगर विच इज यूजुअली इक्विवेलेंट टू 7 to 9 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, जो कि आपके अगर आपके साइज नंबर का इतना है कि 7 या 9 आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो आप ई को यूज कर सकते हैं और आपका वो सिंगल प्रिसिशन होगा। इसी तरह डबल प्रिसिशन में क्या है कि आपके पास डबल प्रिसिशन में आप एक्सपोनेंशियल जो है उसकी जगह डी लेटर यूज करते हैं और एक्सपोनेंट जो है वो इंस्टेड ऑफ ई, और जो कि 14 to 29 तक के आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद टिपिकली अबाउट 16 और 17। एक्सटेंडेड प्रिसिशन क्या है, विच मे बी इक्विवेलेंट टू द 19 to 20 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स। क्या है, लेट अस से मैं आपको सिंगल प्रिसिशन का बता दूं कि आपके पास अगर फर्ज करें नंबर है लेट अस से 2 3 4 6 7.05, आप इसको क्या लिखेंगे प्लस 0.234670 अब जो मैं सिंगल प्रिसिशन की बात कर रही हूँ ना, और मैं आपसे कह रही हूँ कि 7 to 9 है, तो हमारे पास ये कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 और 7, एग्जैक्टली 7 है। तो ये मैं लिखूंगी और मेरे पास सिंगल प्रिसिशन है तो ई और पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 10 पावर 0, तो ये प्लस क्योंकि 10 पावर 5 है तो 0
0.05 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है इसको मैं अगर लिखती हूँ तो 0.2346705 10⁻⁴ ये है। अब इसको मैं जब सिंगल प्रिसिशन में लिखूंगी तो ये 0.2346705 ये 7 डिजिट्स आ गए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और ई जो है वो आपका सिंगल प्रिसिशन है, और आपकी पावर क्या है यहाँ पे 0.5, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, सो यू शुड राइट इट एज +0.5। लेकिन अगर ये नंबर और लंबा कर दें हम 0.3427 और 8 इस तरह कर दें, तो अब क्या है, ये सारे का सारा नंबर लिखा जाएगा +0.2346705342728 और फिर ये आपके पास कितना 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा D +0.5। तो ये आपका डबल प्रिसिशन में है। सो आप ये जो नंबर हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट, इनको आप मैक्सिमम 9 तक रख सकते हैं सिंगल प्रिसिशन में, और डबल प्रिसिशन में ये 14 से लेके 29 की रेंज में ये बिट्स जो हैं जा सकती हैं। इसी तरह से जब एक्सटेंडेड प्रिसिशन होगी तो वो और उससे बढ़ जाएगी। सो इसका ये मतलब है कि आपके पास नंबर कितने साइज का है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे। कैलकुलेशन इन डबल प्रिसिशन यूजुअली डबल्स द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ ए सी। आप देखिए जब आपके पास नंबर इतना बड़ा होगा तो आपकी स्टोरेज में एक एक बिट आएगी ना, तो आपकी जो है वो स्टोरेज जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मोर देन डबल रनिंग टाइम्स एज कम्पेयर्ड विद द सिंगल प्रिसिशन। जाहिर है मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, सारा कुछ है, जब नंबर ज्यादा होंगे तो वो टाइम भी आपका ज्यादा ले लेगा। अब इसी तरह से देखें कि हमारे अगर सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन की बात है तो हमारे पास ई मैक्सिमम और ई मिनिमम क्या होगा, और हमारे पास जो है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स में ये डाटा मैंने कहीं से उठाया था, लेकिन ये है कि ये पहले जो हमारे मेन फ्रेम्स होते थे तो ये इसी तरीके से यूज होता था। सो IEEE सिंगल जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है, e⁻38 1.701 e⁻38 कि आपके पास कितने हैं 38 तक के नंबर्स हैं, 38 तक के ये पावर तक आप जा सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर जो है ये क्योंकि ई मैक्स है, ये पॉजिटिव नंबर के साथ है, ई मिनिमम है 10⁻⁻38, ठीक है। तो ये आपका इतना छोटा नंबर भी हो सकता है और इतना बड़ा नंबर भी, जो कि आपको इसी वजह से जब हम जीरो देखिएगा कंप्यूटर में कभी भी जीरो नंबर आपको नहीं मिल रहा होता, उसकी वजह ये है कि वो कैलकुलेशन करते 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 वो इतना, कहीं हम जो जीरो जिसको मानते हैं ना, फर्ज करें आपके पास 5 जीरो के बाद कोई वैल्यू आती है तो हम कहते हैं ये तकरीबन जीरो ही है, लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं करता, वो उसको जीरो नहीं मानता। सो आपके पास हमेशा जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो आ रही होती हैं। सो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को समझेंगे। तो आपके डबल प्रिसिशन में क्या है कि आपके पास e⁻10⁻307 तक के नंबर चाहेंगे कि आपके पास इतने डिजिट्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह से मिनिमम में 308 तक के नंबर जाएंगे आपके पास कि 10⁻³ के इतने जीरो तक आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे, आपको वो कैलकुलेशन करके देता रहेगा। फिर एक्सटेंडेड जो है वो ये आपका इस सिस्टम के लिए, पर्टिकुलरली इस सिस्टम के लिए है। तो एक्सटेंडेड में क्या है 10⁻⁴931, कितना बड़ा नंबर हो गया कि यहाँ तक जब आप चलते जाओगे तो वो आपको जीरो नहीं देगा, वो आपको एरर देगा। आप मतलब ये है कि हम जैसे करते हैं कि चंद एक 3-4 जीरो के बाद अगर कोई वैल्यू आए भी तो भी हम उसे कहते हैं कि ये जीरो है, लेकिन ऐसे कंप्यूटर में नहीं होता, वो आपको जीरो नहीं देगा। सो आपका जो ई मैक्सिमम है वो ये है और ई मिनिमम भी आपके पास ये वैल्यूज आती हैं। फिर अगर हम वैक्स सिस्टम को देखें कंप्यूटर का और उसके सिंगल प्रिसिशन में जाएं तो वो इतनी पावर इसकी है, इसी तरह से मिनिमम में आपके पास इतना वैल्यू है। यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर 11 जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट उतना ही है, और 22 में आपके पास डबल प्रिसिशन में 307 है और 308। इसका मतलब 11 22 का मतलब ये है कि आप इसको इसी को
डबल प्रिसिशन में भी लिख सकते हैं, इसको सिंगल में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये डबल 2 है तो आपके पास फिर ये है कि ये इसमें आपके मस्ट है कि आप डबल प्रिसिशन में इसको लिखें। एक्सटेंडेड जो है वो क्या है 4931 है, और ये इसका आपके पास जो है वो वैल्यूज जो हैं वो ये हैं। IBM सिस्टम हो तो उसकी सिंगल प्रिसिशन में 75 तक है, और जो है वो IBM सिंगल में आप देखिए कि iMax और iMin कितना बड़ा है, कितनी वैल्यूज की स्टोरेज हो सकती हैं। डबल में अभी वो है, और एक्सटेंडेड में आपके पास जो है फिर सबके साथ सबकी जो है एक्समिन और उसमें वैल्यू सेम है। सो ये एक कंपैरिजन था एक डिफरेंट तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ कि आप कितना लंबा, इसी तरह से इसी वजह से जब हम कहीं पे करते हैं तो आपके पास अगर आप कहीं पे कोई चेक लगा दोगे कंप्यूटर में कोडिंग करते हुए कि ये व्हेन इट शुड बी इक्वल टू 1, तो वो सॉरी इक्वल टू 1 नहीं बल्कि इक्वल टू 0, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी वो आपको सोल्यूशन आपका स्टॉप नहीं करेगा अगर आप उस पे उस तरह का चेक लगा देते हो। सो हमेशा ये होता है कि दिस शुड बी लेस देन सम वैल्यू एप्सिलॉन हम बात करते हैं, तो एक स्मॉल वैल्यू होती है तो उसका हम एक वहाँ पे रूटीन रख लेते हैं और हम कहते हैं कि जब ये इसके से लेस हो जाए तो हमारा सोल्यूशन कन्वर्ज करेगा। सो हमने जो है वो जिस तरह हम कैलकुलस में पढ़ते हैं ऑब्वियसली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप उसको 0 के इक्वल करना चाहते हो तो वो कभी भी नहीं होगा। Numerical methods, they provide estimates that are very close to the exact analytic solutions. Obviously, an error is introduced into the computation. This error is not a human error, such as blunder. ये मतलब जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो मे बी आप ब्लेंडर करो, लेकिन जो न्यूमेरिकल मेथड्स के एरर्स हैं उसमें ब्लेंडर तो आप कर रहे हो ना, उसमें एरर में शामिल नहीं होता, लेकिन उसकी एरर में क्या शामिल होता है, द एरर इज नॉट अ ह्यूमन एरर सच एज ब्लेंडर और मिस्टेक और ओवरसाइट। ठीक है, आप बाज़ दफ़ा कोई चीज़ जब मॉडलिंग करते हो तो किसी इफेक्ट को भूल जाते हो, वो छोड़ देते हो, या कोई गलती प्लस माइनस की, या 47 है तो 74 नंबर लिख दिया, या कोई इस तरह की मिस्टेक जो आप करते हो ब्लेंडर करते हो उसकी बात नहीं कर रहे, बट रादर अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एग्जैक्ट एंड द अप्रॉक्सीमेट कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है कि आपकी जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो और आपकी जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एरर की बात करता है। इट्स नॉट एन स्टैटिक डिसिप्लिन। The continuous change in this field is to devise algorithms which are both fast and accurate. These algorithms may become obsolete and may be replaced by algorithms that are more powerful. ठीक है, क्या होता है कि हम बेसिकली कंप्यूटर साइंसेस में जब हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं, हम मेथड बनाते हैं, तो ये कोई ऐसे नहीं है कि वो ही पुराने ज़माने की चीज़ें चलती रहें। जो ही कोई बंदा जो है वो एक नई उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, लोग पिछले को छोड़ देते हैं और आगे अच्छे बेहतर प्रोग्राम्स की तरफ चले जाते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें मिनिमम टाइम में, मिनिमम CPU टाइम में, और मिनिमम जो है मेमोरी के साथ जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। सो ये एक ऐसा है कि पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट होती जाती हैं और नई चीज़ें बनती जाती हैं। बहुत से मेथड जो थे जो कभी हमने अपने ज़माने में पढ़े थे वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब नए मेथड आ गए हैं। सो ये एक जो है हमेशा जो है ये एक डायनेमिक जो है वो है डिसिप्लिन है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। इन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल एनालिसिस it's important to be aware that the computed solutions are not exact mathematical solutions. ये जो बात मैंने कही ना कि जीरो प्रेसिशन इतनी होती है कि वो आपका कभी भी जीरो पे अप्रोच नहीं करता, सो आपके रिजल्ट जो हैं वो उसके बराबर नहीं होते। But numerical methods should be sufficiently accurate or unbiased to meet the requirement of the particular scientific problem, and they are also should be precise enough. ठीक है, the precision of a numerical solution can be the precision of numerical solution can be diminished in several subtle ways. Understanding these difficulties can often guide the practitioner in the proper implementation and or development of numerical algorithms. ठीक है, ये तो बात सारी हो गई कि हमने कहा कि क्या है, लेकिन हमने साथ एरर की भी बात की है। सो हम जब एरर एनालिसिस करते हैं तो हमें मुख्तलिफ एरर्स की रीजंस पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या रीजंस हैं
किस किस टाइप के एरर्स जो हैं वो आपकी कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो द एरर एनालिसिस इज द स्टडी एंड एवोल्यूशन ऑफ एरर. Every floating point operation in a computational process may give rise to an error, which once generated may then be amplified या तो बढ़ जाएगी और reduce in subsequent operations. के आप जब ऑपरेशन कर शुरू करते हो या कोई कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते हो तो वो जो एरर होती है या तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और आप एक्चुअल रिजल्ट की तरफ जा रहे होते हो, या वो इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने रिजल्ट के बजाय कहीं और चल पड़ते हो. सो दोनों केसेस हो सकते हैं कि आपकी एरर के. एन एरर इन अ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स कंप्यूटेड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप कर रहे होगे उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है और एक आप जो कंप्यूट कर रहे हो तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज द एरर. देयर आर 3 कॉमन वेज टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ द एरर इन अ कंप्यूटेड रिजल्ट. ठीक है, there are 3 different ways, common ways to express the size of the error in a computed result. Absolute error एक है, उस जो एक्सप्रेस करने का तरीका है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे. एक आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक एक्चुअल वैल्यू है, ये बाज़ दफ़ा एक्चुअल वैल्यू तो आपको पता ही नहीं होती, तो फिर उस केस में आप क्या करते हो. सो देयर आर 3 ways. तो हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल उसके लिए चेक करने के लिए एल्गोरिथम्स को हम नॉन रिजल्ट्स वाले सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स उठाएंगे और उनको हम कंप्यूट करके देखेंगे और हम उनको फिर देखेंगे कि हमारे एक्चुअल सॉल्यूशंस और उन जो अभी ऑब्टेन किए हैं उसमें एरर कितनी है, डिफरेंस कितना है, ताकि हम उसकी एरर कैलकुलेट कर सकें. सो देयर आर 3 कॉमन वेज टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ द एरर इन अ कंप्यूटेड रिजल्ट. एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है. ठीक है, ये 3 जो हैं कॉमन वेज हैं. अब ये है कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक सोल्यूशन है जो कि आपने न्यूमेरिकली कंप्यूट किया है, दैट इज एक्स स्टार. ठीक है, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन या कंप्यूटेड वैल्यू है 2x के x इसका एक्चुअल वैल्यू है और ये उसकी कंप्यूटेड वैल्यू है. द एरर इज एप्सिलॉन. ठीक है, आपकी जाहिर है बहुत बड़ा नंबर तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, एरर है तो एरर कितनी होगी, हम उसको एप्सिलॉन से अगर शो करें तो हमारे पास x माइनस एक्स स्टार कि आपकी एक्चुअल वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो आपको एरर देगी. ऑब्वियसली ऐसे ही होगा. अब इसमें ये तो एरर होगी. ठीक है, अब हम एरर एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे. एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपकी ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है इसका जब एब्सोल्यूट लेंगे डिफरेंस का तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगी. ठीक है, सो हमारे पास क्या है x माइनस एक्स स्टार एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके पास है. हाउएवर ए गिवन एरर इज यूजुअली मच मोर सीरियस. ठीक है, कि इतना ये डिफरेंस जो है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सी एक डेफिनेशन है, लेकिन क्या है कि एरर अक्सर बहुत ही सीरियस होता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू इज स्मॉल. कि अगर हम डिफरेंस लें, ठीक है, और हमारे पास जो है एरर आए और इस तरह का और हम इसको एब्सोल्यूट एरर से कैलकुलेट करना चाहें जब स्मॉल वैल्यू हो तो फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर हमारे पास ये नंबर है 1036.52, इसमें अगर हम एक वैल्यू प्लस कर दें या माइनस कर दें कि अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ना इसके बहुत क्लोज है. ठीक है, और इसमें यह है कि इसका डिफरेंस जो है एक्चुअल वैल्यू के साथ वो 0.01 का है. ठीक है, ये प्लस कर दें माइनस कर दें तो क्या होगा कि दिस इज एक्यूरेट टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, कि ये आपका सही है कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ये सही हो जाएगा. ठीक है, एंड इज फ्रीक्वेंटली ऑफ मोर देन एडिक्वेट प्रिसिशन. ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें 0.01 को प्लस माइनस करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो इट इज़ ट्रू. और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है कि आपके पास देखिए 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 डिजिट्स, इससे फ़र्क नहीं हो रहा, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा. जो आप ये प्लस माइनस करेंगे ना, ये 0 ये 2 पे इसका असर होगा, या 3 हो जाएगा या 1 हो जाएगा. सो हम कहते हैं कि दिस इज एक्यूरेट टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इज फ्रीक्वेंटली ऑफ मोर देन एडिक्वेट प्रिसिशन. लेकिन क्या है
एक और नंबर देख लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 0.005, इसमें अगर 0.01 जो है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर तो जो है ना डिजास्टर है। इसलिए कि देखें ये पूरे का पूरा नंबर चेंज हो गया ना, यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो आइदर 0.006 हो जाएगा। ये इतना सेल्फ इतना छोटा है कि इसमें ये नंबर ऐड और करने से इस पे तो बहुत फर्क पड़ेगा, जबकि ये बहुत बड़ा नंबर है, सो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट इतना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो रिलेटिव एरर हम कैलकुलेट करते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स ट्रू वैल्यू, दिस इज नोन एज द रिलेटिव एरर। सो हम ER से करते हैं ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय एक्स स्टेरिक जो उसकी ट्रू वैल्यू है, वेयर एक्स स्टेरिक इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप एक्स स्टेरिक से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नॉन वैल्यू ना हो, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नॉन है तो आप इससे डिवाइड करके उसका एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो आपने कैलकुलेट की है उससे आप और इटरेशन में ये बाद में हम देखेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इटरेशन पे जो वैल्यू आई है और उससे नेक्स्ट इटरेशन पे जो वैल्यू आई है उनको डिफरेंस लेके उनमें से प्रीवियस इटरेशन के साथ भी हम डिवाइड करके जो है रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये डिनोमिनेटर में है तो सो इट शुड बी इक्वल टू 0। इफ द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन देन दिस शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, इज ऑफन अ बेटर इंडिकेटर ऑफ द एक्यूरेसी। ठीक है, relative error is more independent of the scale of the value, a desirable attribute। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इसको जो इसकी वैल्यूज हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, या उससे जिस तरह के आपका एब्सोल्यूट एरर है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात है कि ये ऐसा नहीं है। दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। ठीक है, व्हेन द ट्रू वैल्यू इज 0 द रिलेटिव एरर इज अनडिफाइंड, क्योंकि आपके पास ये जो है ये 0 हो जाएगा और आपके पास ये जो है रिलेटिव एरर है दैट विल बिकम अनडिफाइंड। इट follows that the round of error due to finite friction length in floating point number is more nearly constant when expressed as relative error and when expressed as absolute error than when expressed as absolute error। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। लेट अस से कि x स्टेरिक इज इक्वल टू 0.3000 और आपके पास x जो है जब आपके पास x स्टेरिक जो है वो है 0.03000 मल्टीप्लाइड बाय 10, मीन्स के ये है आपके पास x स्टेरिक जो है वो 3 है। ठीक है, और x जो है उसकी वैल्यू 0.31। ठीक है, ये है 3.1 है और ये 3 है। सो इसको हम जो है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में इसी तरीके से लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0.3100। देन इसकी एब्सोल्यूट एरर आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या है, दिस माइनस दिस एब्सोल्यूट होगा तो ये होगा 0.0100 टाइम्स पावर 1। सो ये आपके पास क्योंकि 1 है 0.1 हो गया तो ये आपके पास 0.1 आ जाएगा। और इसकी रिलेटिव एरर कैलकुलेट अगर करें तो 0.1 डिवाइडेड बाय इसमें जो भी एक्स स्टेरिक है या ये वैल्यू आप लें तो आपके पास क्या आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 टाइम्स पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 और या 0.31 जो भी है उसके साथ आप करते हैं तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 1/3 आ जाएगी, और 1/3 है 0.3333, तो आपके पास ये रिलेटिव एरर आती है। एक और एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, टाइम्स पावर 1 किया था तो मीन्स 3 था। अब ये है 0.0003 जो है वो ये है, और उसके साथ आपके पास दूसरी वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है 0.0031। ठीक है, तो उसका जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.1 टेंस पावर -4 है, और उसका जो रिलेटिव एरर अगर आप देखें तो वो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस थिंग। सो आपके पास ये 0.3333 टेंस पावर -1 आएगा। सो आपके पास जब आप देखिए एक चीज़ आप नोट कीजिए कि आपके पास ये था 3
और 3.1 था, ठीक है, या आप इसको कह लें 0.3000 10 पावर 1 और 0.3100 10 पावर -1। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके एब्सोल्यूट एरर 0.1 आया और इसका जो रिलेटिव एरर था वो इतना आया। अब हमने इन वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, अब 0.0003 है और 0.00031 है, और फिर जब आपने उसका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया तो वो आपके पास ये आ गया, और लेकिन उसका रिलेटिव एरर जो है वो आपके पास ये वैल्यू आती है। अब आप देखें यहाँ आपको एरर बड़ा मिलता है, यहाँ एरर थोड़ा मिलता है, लेकिन उसका रिलेटिव एरर जो है वो ये है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग होगा ना, जब भी आपकी कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपको एरर की टॉलरेंस भी होनी चाहिए ना। तो यहाँ देखिए कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो सेम है। फिर एक और एग्जांपल है, अब ये आपके पास है 10 पावर 4 है, तो आपके पास जो है ये क्या हो गया 3000 हो गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो है वो 31,000 जो है वो आपके पास आ गई, 3000 हो गया और 3100 आपकी दूसरी वैल्यू है। जब उसका एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला तो वो है 0.1 10 पावर 3, और उसका जो रिलेटिव एरर आपने निकाला वो आपके पास एग्जैक्टली वही है जो प्रीवियस दो एग्जांपल्स में भी है। दिस एग्जांपल शोज दैट द सेम रिलेटिव एरर दिस अकर्स फॉर वाइडली वेरिंग एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। आपके पास एब्सोल्यूट एरर सब में चेंज हुए हैं, लेकिन आपका जो है रिलेटिव एरर है वो सेम है। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, लेट x इक्वल टू दिस एंड x स्टेरिक इज इक्वल टू दिस, 3.14592 है x, और जो x स्टेरिक है वो 3.14 है। देन द एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस x स्टेरिक इज इक्वल टू 3.141592 माइनस 3.14, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब कैलकुलेट की तो वो आई 0.001592, और उसकी जो रिलेटिव एरर है वो क्या है, वो है x की वैल्यू माइनस x स्टेरिक की वैल्यू, और ये जो कि हमने कैलकुलेट की है ये, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये चीज़ है। सो आपके पास ये वैल्यू आई, तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो 0.00507 इसकी रिलेटिव एरर आई। उसके बाद लेट अस से y इज इक्वल टू 100,000, ठीक है, 100,000 या 1000 है, सॉरी, लेट y इज इक्वल टू 1000, ठीक है, एंड y स्टेरिक इज इक्वल टू 999996 है। देन द एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू y माइनस y स्टेरिक, दिस इज इक्वल टू 1000000 माइनस 999996। जब इसको माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो आपके पास आई 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो है सिर्फ यहाँ पे है, तो ये आपके पास वैल्यू आई, और रिलेटिव एरर जो है वो आपके पास 4 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 10 पावर 0.000, क्योंकि आपके पास कितने जीरो आ गए, 1000 है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ये इतने जीरो आपके पास आ जाते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए कि आपका पास जो है वो एरर आपके पास ये आई, इस केस में आपके पास ये एरर आई। एक और केस हम देखते हैं कि z इक्वल टू 0.000012 है और z स्टेरिक है 0.000009 है। जब इनका हमने एब्सोल्यूट कैलकुलेट किया एरर, तो वो आया और जब उसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया तो ये आपके पास जो है वो 0.25, ठीक है। तो आपका अब ये देखिए ना, रेफरेंस देखिए कि आपके पास एक नंबर हमने पहले आपको दिया था, वो जो था वो उसमें इतना छोटा नहीं था, दोनों सॉल्यूशंस, ठीक है, ये इतने बड़े थे, तो आपके पास रिलेटिव एरर जो थी वो ये आई थी, ठीक है, और इनमें डिफरेंस जो था वो आपने देखा कि 4 का डिफरेंस है, तो इनके रिलेटिव एरर ये आ गई। अब दूसरा केस जो था तो हमारे पास इतना स्मॉल है,
अब उसकी जो थी रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर वो ये आ गई, और लेकिन उसकी क्या है रिलेटिव एरर जब हमने देखी तो 0.25 आई। सो इतनी एरर है तो इट मीन्स कि ये सिग्निफिकेंट है। इन द फर्स्ट केस देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस बिटवीन ई एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर में, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में, एंड देयर कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन either could be used to determine the accuracy of exoteric. In second case, the value of y is of magnitude 10 to the power 6, ठीक है, value of y is equal to 10 to the power 6, and the error जो है वो that is large, absolute error large है और relative error जो है वो बहुत small है। We could call y steric a good approximation, क्योंकि उसकी relative error बहुत छोटी है तो हम ये कहते हैं कि y steric जो है वो उसका solution की approximation बहुत अच्छी है। थर्ड केस में देखिए z जो है उसकी मैग्नीट्यूड है 10 to the power -6 और एरर जो है वो एब्सोल्यूट है, वो स्मॉलेस्ट है इन ऑल थ्री केसेस, लेकिन क्या है रिलेटिव एरर जो है वो लार्ज है, सबसे ज़्यादा है 0.25%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट अमाउंट्स टू 25% एंड z स्टार इज द बैड अप्रोक्सीमेशन ऑफ z। सो यहाँ पे हमें ये समझ आती है कि हम जो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं और हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं और रिलेटिव एरर ले रहे हैं, तो रिलेटिव एरर लेना बेहतर है ताकि हमें वो प्रॉपर तरीके से उसकी एरर की कैलकुलेशन बता सके, परसेंटेज बता सके। परसेंटेज एरर क्या है? रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड, सो हम क्या करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिव एरर को, तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर आती है। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टोटल एरर इन अ मेथड वी ऑफन कंप्यूट एन एरर बाउंड विच इज द लिमिट ऑन हाउ लार्ज एंड हाउ स्मॉल द एरर कैन बी। In order to investigate the effect of total error in a method, we often compute an error bound, which is the limit on how large and small the error can be. ठीक है, तो अभी हम significant digits की बात करते हैं। In considering rounding errors, it is necessary to be precise. ठीक है, जब आप जब नंबर्स लिखते हैं और उनको में से कुछ नंबर जो अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है, आपने एक नंबर लिया और फिर उसमें कुछ डिजिट्स को आपने रखा और बाकी डिजिट को आपने डिलीट कर दिया, तो उस केस में इट इज़ नेसेसरी टू बी प्रिसाइज इन द यूसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिजिट्स। A significant digit in an approximate number is a digit which gives reliable information about the size of the number. ठीक है, कि आप देखिए कि आप कितने नंबर को हटा सकते हैं। अगर तो उनके हटाने से कोई इफेक्ट पड़ रहा है आपके प्रॉब्लम में तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे। फिर आप ये है कि कौन सा नंबर हटाते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम पे फर्क नहीं पड़ता। सो वी शुड बी have a reliable information about the size of the number. In other words, a significant digit is used to express accuracy, that is how many digits in the number have meaning. ठीक है, कि वो significant कितने होंगे, कि उससे आगे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो हमें उसकी accuracy का पता चला। The significant digit of a measured or calculated quantity are the meaningful digits in it. Any digit that is not zero is significant. Significant क्या होती हैं? Significant आपकी नंबर क्या है कि the digit that is not zero is significant. Thus 549 has 3 significant digits and 1.892 has 4 significant digits. ठीक है, ये आपकी जो रिजल्ट के लिए zeros between non-zero digits are significant. कि अगर 502 है तो वो जीरो भी significant digit में काउंट होगा, so that will have 3 significant digits. Thus 4023 has 4 significant digits. Zeros to the left of the first non-zero digit are not significant. ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखें, फर्ज करें 0 0 3 5 6, तो ये नंबर जो इसके लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि नंबर आपका 356 है। 10.0003 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑब्वियसली जब आप करते हैं तो जब इसको नॉर्मलाइज आप करेंगे तो 0.34 लिखा जाएगा, तो ये जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो आपके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस नंबर में।
It's more easily seen if it is written as 0.34 10 to the power minus 5. For numbers with decimal points, zeros to the right of the number, non-zero digit are significant. जिस तरह से 350 है, ठीक है, तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट है, उसके राइट साइड पे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट नहीं है. Thus 2 has 3 significant digits and 0.050 has 2 significant digits. For this reason, it is important to keep the trailing zeros to indicate the actual number of significant digits. For numbers without decimal points, trailing zeros may or may not be significant. Thus 400 indicate only one significant digit. To indicate the trailing zeros are significant, a decimal point must be added. ठीक है कि आपको जो ट्रेलिंग जीरोस हैं उसमें आपके पास डेसिमल को जरूर डालना है. फॉर एग्जांपल 400 हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, अगर नहीं है तो ये 10 to the power 0 जो है 2, और अगर आप इस तरह करो तो अब इसके 3 डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए. आपने 400 लिखा था तो वो सिग्निफिकेंट नहीं था. 10 to the power 2 has 1 significant digit. The last significant digit in any result should be of the same order of magnitude, that is in the same decimal position. For example, अगर इसमें आप ऐड करें तो ये क्या है 0.920 प्लस माइनस 02, तो ये आपकी जो है ये है. इसी तरह से अगर 10 है 1.5 है या 4 1 है तो ये ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे जो प्लस माइनस इसका है, जो एरर आप देख रहे हो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल के बाद 2 हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 हैं. इस तरह डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 है, और इनमें दोनों में कोई डेसिमल नहीं है. सो दोनों में तो ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह के नंबर आपके सही नहीं है. इस तरह से आप इसमें अगर इसमें आप डालना चाहो तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है. लेकिन क्या है कि आप इसके बाकी हटा दो तो आपके पास 0.02 जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आप 02 तक ये डिस्कार्ड कर दो तो ये आपके पास ये ठीक हो जाएगा. इसी तरह से 10 के पास 0 और इसमें अगर आप 2 करें तो ये डेसिमल, अब ये देखें ना यहाँ डेसिमल लगेगा तो आपके पास ये 2 हो जाएगा, और ये आप इसमें के, लेकिन ये क्या है, ये इंटीजर है, ये आपके पास जो है फिक्स पॉइंट नंबर है. सो इन दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वो हम देख रहे हैं, और एरर देखें तो ये सही नहीं लिखे हुए. और इसी तरह से अगर हम इसको करें 2.0 तो फिर ऑब्वियसली ये ठीक है. फिर इसी तरह से 4 प्लस दिस, तो ये अब ये इंटीजर है, ये आपके पास रियल है, इनको जब ऐड नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ये वाला सही है. An example to illustrate the loss of significant digit is compare the results of computing function f at x equal to 500 and g x at x equal to 500. दो आपके पास different functions हैं, 6 digit and rounding. ठीक है, हम इनको देखते हैं और हम इनमें देखते हैं कि हमारी significant digits किस तरह से हम उनको प्रॉब्लम हमें करता है. f of x अगर हमारे पास है x प्लस √2 माइनस x, ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, और g फंक्शन जो है वो इस तरह से गिवन है. तो हम क्या करते हैं कि f500 क्या होगा, हम x की जगह पे 500 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास ये आता है. इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो 500 और ये 500 प्लस 1 जो है स्क्वायर रूट में आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, और 500 स्क्वायर रूट में आपके पास दूसरी वैल्यू ये आती है. ठीक है, जब इनको आपने दोनों को डिफरेंस लिया तो आपके पास जो है वैल्यू वो ये आ गई. ठीक है, आपके इन दोनों का डिफरेंस आपके पास ये आ गया, और जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आप लास्ट में रिजल्ट ये आया. अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि g500 हमारे पास ये है, और g500 जो है वो हमारे पास x ओवर √x प्लस 1 प्लस √x है. तो हम इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएंगी. अब इनको कंप्यूट कीजिए तो ये होगा 500 डिवाइडेड बाय, इसको की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये है, प्लस 500 की कैलकुलेट करें तो ये है.
इन सबको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय ये आ गया, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आपके पास 11.1748 इसका आंसर आया। अब देखिए कि जो नोट करने की बात है वो ये है कि F500 में हमारे पास 11.15 आंसर आया, G की फंक्शन की वैल्यू 500 पे हमारे पास 11.1748 आई। ये वैल्यू और ये वैल्यू इसको याद रखिएगा। तो हम चलते हैं, द फंक्शन जी एक्स इज अलजेब्राइकली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या है कि अगर हम इस फंक्शन को, ये आपके पास हो गया a माइनस बी, तो हम इसको फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास किस तरह से है कि एफ एफ एक्स ये है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स और डिवाइड भी इसी से कर दें, तो क्या है कि जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिलेगा, और फिर ये नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में है। सो हम क्या करेंगे कि आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट स्क्वायर। तो उसमें क्या है कि आपके पास x प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और जब x और x के साथ कैंसिल होगा तो आपके पास जो है वो ये x आपके पास आ गया, यहाँ से 1 आपके पास बचा, और इन दो को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज हो गया। सो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गई। तो आपके पास जो फंक्शन है ये, और ये फंक्शन अगर आप देखें तो ये आपके पास वही है जो कि आपके पास जी एक्स की वैल्यू है। सो आंसर आपका G500 का जो है ये है इन्वॉल्व लेस एरर। तो अगर हम देखें तो हमने पहले कहा था कि हमारे पास जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस एरर सेम, अच्छा इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है फंक्शन की वो ये है। सो हमारे पास जो G फंक्शन की वैल्यू आई वो 1.748, ठीक है। तो ये 0.0003 डिजिट तक जो है वो आपके पास जो है सिग्निफिकेंट हो गया, और हमने इसको 6 डिजिट तक कैलकुलेट कर लिया। तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट द पर्सन कंप्यूटिंग शुड यूज हिज इमेजिनेशन and foresee that what might happen before he writes the program for the machine। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमें थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये चीज़ें और फर्दर समझ आनी शुरू हो जाएंगी। होता क्या है कि कंप्यूटर में माइनस की और डिवीजन की जो सब्ट्रैक्शंस हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एरर ज़्यादा होता है। अब हमने क्या किया कि हमने एफ एफ एक्स को अगर हम कंप्यूट कर देखें, हमारे पास ये एफ एफ एक्स है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लें इस फॉर्म में, तो हमारे पास एरर जो है मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए कि कोई माइनस साइन नहीं है, जबकि ये वाला जो था फंक्शन इसमें माइनस का साइन था, जिसकी वजह से इसमें एरर ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। सो हम ये इसको लिखने से पहले हम इसको अगर इस तरह से कन्वर्ट कर लेते तो हमारा आंसर ज़्यादा बेहतर आता। एज अ सिंपल रूल, ट्राई टू अवॉइड सब्ट्रैक्शंस इवन इफ दे अपीयर एज अ सम, but with the sign of one of them negative and the other one positive। So हम क्या करेंगे कि हमें subtractions को, माइनस साइंस को अवॉइड करना चाहिए, जहाँ वो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम उसको वहाँ से एलिमिनेट ज़रूर कर दें। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये फंक्शन अगर गिवन है ई एक्स प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 2/3। अब इसमें भी माइनस साइन है, सो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको माइनस साइन को गायब कर दें। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो ये क्या है, अगर हम ए ले लें एक्स प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू द पावर 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको जो है किस तरीके से जो है ना इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसके साथ 1/3 भी है। सो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हम इसको ये 2/3 वाली पावर जो है इसको हम गायब करना चाहते हैं। तो गायब कब होगी कि अगर ये 2 + 3 हम स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, तो ये 2/3 है, तो हमारे पास 4/3 वाली टर्म्स आए तो तब जाके ये एलिमिनेट हो सकेगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये आपके पास 1/3 है, सो आपका क्यूबिक फॉर्मूला बन रहा है। सो हम क्या करेंगे कि x प्लस एप्सिलॉन 4/3 प्लस x प्लस एप्सिलॉन 2/3 x 2/3 प्लस x 4, और इसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं। अब इन दो को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास x प्लस एप्सिलॉन, एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कंबाइन होगा, और ये 1/3 और 1/3, तो ये आपके पास जो है अब
क्यूबिक उसमें क्यूब आएगा और क्यूब के साथ ये आपका 1/3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या है, ये आ जाता है x प्लस एप्सिलॉन 2/3 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि आपके पास ये देखें a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वो वाली फॉर्म बनी है। ठीक है, तो जब इसको हमने किया तो ये हमारे पास इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब आ गया और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज है और इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एप्सिलॉन प्लस 3x एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन क्यूब, और यहाँ पे x जो है वो उसकी पावर स्क्वायर है। तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे और ये 3 है और ये 1/3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस ये आपके पास x स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर और स्क्वायर कट जाता है और ये आपके पास डिनोमिनेटर में सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। सो x स्क्वायर कट गया, बाकी यहाँ से आपके पास आया 2x एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग। अब इसमें आप देखिए कि सारे के सारे आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। सो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बजाय अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी एरर कम होगी। सो बजाय इसको कैलकुलेट करने के आप इसको कैलकुलेट कीजिए जो कि इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं। सो यहाँ पे क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है सो आपकी एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। सिंपल अरेंजमेंट्स विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस अ satisfactory expression for computer evaluation and it is necessary to use other devices that occurs in the calculus courses। ठीक है, तो आपको जब कैलकुलस आता है तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। The main source of error are gross errors, errors in original data, round of errors and truncation error. They all cause the same effect, डाइवर्शन फ्रॉम द एग्जैक्ट आंसर। सो हमारे पास जो एरर के जो मेन रीजंस हैं वो आपकी ये वाली हैं। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज तक के लिए मेरा ख्याल है आपका जो है वो लेक्चर्स यहाँ तक काफ़ी हैं। आई होप कि इसको, क्योंकि ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको दोबारा से पढ़िएगा। आपको मैंने रेफरेंस बुक्स भी बताई हैं। बेहतर है कि आप रिचर्ड बर्टन की बुक को देखें और ये चीज़ें आप रिवाइज कर लें तो आपके लिए आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और आपको कुछ मज़ीद जो है वो एरर एनालिसिस के बारे में भी और फिर आगे कंपटीशन के हवाले से भी बताऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।